आज की जो कहानी है उसमें प्यार भी है, लव भी है, नफ़रत भी है, पैसा भी है, अच्छा फैमिली भी है, अच्छा जॉब भी है, शादी भी है, शादी के बाद नफ़रत भी है, लेकिन सस्पेंस भी है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें प्यार, नफ़रत, पैसा, अच्छा जॉब, फैमिली और लास्ट में उस कहानी में सस्पेंस भी है। दरअसल आज की कहानी जो है वह दिल्ली में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम अमित भारद्वाज रहता है। अमित भारद्वाज दिल्ली में ही रह के पढ़ाई करता, पढ़ाई लिखने में काफ़ी अच्छा और अच्छे फैमिली से भी था, कोई चीज़ का कोई दिक्कत नहीं था। दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद उसको बेंगलोर में जॉब मिल जाता है। अमित भारद्वाज जो है वह 2002 में बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर जॉब करने लगता है। अच्छी खासी सैलरी, सब चीज़ ठीक चलता है। तभी 2005-06 के दौरान उसको जो है एक रिंकू सचदेवा नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है। रिंकू सचदेवा जो है बेसिकली मुंबई से थी और बेंगलोर में एक अच्छे बैंक में जॉब किया करती थी। तभी वहाँ पर अमित भारद्वाज का रिंकू सचदेवा के साथ मुलाकात होता है। धीरे धीरे यह मुलाकात दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर जो है वे लोग मिलने लगते हैं और समय पहुंच जाता है 2007 का। दोनों काफ़ी दिनों से रिलेशन में थे, तो अमित चाहता है कि वह रिंकू सचदेवा से शादी कर ले। रिंकू सचदेवा का भी जब वह प्रपोजल रखता है रिंकू सचदेवा के पास, तो रिंकू भी मना नहीं करती है, वह भी शादी के लिए अग्री हो जाती है। लेकिन शादी का जब प्रपोजल वह एक्सेप्ट करती है तो अमित भारद्वाज के पास एक शर्त रखती है। वह शर्त यह रखती है कि शादी के बाद अगर तुमने कभी मेरे साथ बेवफाई की तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी और खुद फांसी लगा लूँगी। जब अमित भारद्वाज यह बात सुनता है तो वह उसका यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद वह रिंकू को यही बोलता है कि तुम जो शर्त रख रही हो मुझे वह कबूल है। लेकिन रिंकू जो है फिर से उसी शर्त को रिपीट करती है कि तुम एक बार सोच लो, तुमने अगर शादी के बाद मेरे साथ बेवफाई की या किसी और लड़की के साथ रिलेशन रखा तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी और तुम्हारा कत्ल करने के बाद खुद भी जो है आत्महत्या कर लूँ। दोबारा बात सुनने के बाद फिर से अमित भारद्वाज कहता है कि मैं तुम्हारी इस शर्त को मान रहा हूँ। और फिर उसके बाद दोनों अपने अपने परिवार को यह बात अपने प्यार का बताते हैं कि वे लोग एक दूसरे से को जान रहे हैं काफ़ी दिनों से और शादी करना चाहते हैं। जब दोनों जॉब में थे और दोनों बेंगलोर में रहते थे तो दोनों की फैमिली जो है तैयार हो जाती है और 2007 में इन लोगों का जो है शादी हो जाता है। शुरुआत में सब चीज़ ठीक चलता है। लगभग शादी हुए 1 साल बीत जाता है। धीरे धीरे इन लोगों के बीच रिलेशन में खटास आने लगता है, जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। किसी तरह से अमित जो है उस रिलेशन को कंटिन्यू रख रहा था। वह चाहता था कि हम लोगों का जो बीच में रिलेशन के बीच में किसी तरह का कोई गलतफहमी नहीं आए और वह रिलेशन कंटिन्यू रहे। इसीलिए अमित जो है वह रिंकू को कभी कुछ कहा नहीं करता था, लेकिन अंदर ही अंदर अमित भारद्वाज को यह शक था कि रिंकू सचदेवा का जो है किसी और के साथ रिलेशन है, क्योंकि शादी को हुए 1.5 साल हो गए थे लेकिन अमित भारद्वाज के साथ रिंकू सचदेवा का कभी भी शारीरिक रिलेशन बना नहीं था। जब कभी भी अमित घर में रहता था या फिर दोनों वे लोग एक साथ रहते थे तो रिंकू ज़्यादातर फ़ोन में ही बिजी रहा करती थी। वो हमेशा लंबी लंबी बातें किया करती थी, टेक्स्ट मैसेजेस किया करती थी। इसको लेकर के अमित को काफ़ी ख़राब लगता था कि वह उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है। दोनों का शादी हुआ 1 साल हो गया लेकिन फिर भी दोनों शारीरिक रिलेशन तो छोड़िए, एक साथ बैठ करके फुर्सत से बात नहीं की हैं। तो अमित कई दफ़ा रिंकू सचदेवा को यह सामने यह बात रखता है कि हमारे शादी को इतने साल हो गए लेकिन हमारे बीच में उस तरह का पति पत्नी जैसा रिलेशन कभी बना नहीं। रिंकू जो है उसके इस बात को हंस करके टाल देती थी और ये बोलती थी कि मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन अमित को जो है शादी के 1 साल बीतने के बाद भी जब उन लोगों के बीच में किसी तरह का कोई शारीरिक रिलेशन या फिर उस तरह का पति पत्नी जैसा संबंध नहीं बनता है तो अमित के मन में धीरे धीरे जो है शक पैदा होने लगता है और उसको यह 100% लगने लगता है कि जो है रिंकू के जीवन में कोई और शख्स है। लेकिन कोई सबूत, कोई ऐसा चीज़ था नहीं कि सिवाय जो वह फ़ोन पे बातें करती है, फ़ोन पर बिजी रहा करती है। समय बीतते जाता है। अमित का यही हमेशा प्रयास रहता था कि वह शादी को कंटिन्यू रखे, इसलिए उसने कभी भी रिंकू को उस गलत तरीके से या फिर हैरेसमेंट तरीके से उसने कभी उसको हैरेस नहीं किया, बल्कि प्यार से ही उससे पूछा
और क्योंकि वह चाहता था कि हमारे उन लोगों का जो रिलेशन है वह कंटिन्यू रहे, उन लोगों के रिलेशन में कभी दरारें पैदा नहीं हो। 2008 का समय आ जाता है, मार्च का महीना रहता और संडे का दिन था। रिंकू अपनी सहेली उर्मिला को एक दिन पहले ही बोल चुकी थी कि वे लोग पिक्चर देखने जाएंगे। उर्मिला जो उसकी सहेली रहती है वह सुबह उठती है, रिंकू को फ़ोन करती है पिक्चर देखने जाने के लिए, लेकिन रिंकू का फ़ोन कोई भी रिसीव नहीं करता, रिंग होते रहता है। काफ़ी दफ़ा फ़ोन करने के बाद भी जब रिंकू फ़ोन नहीं रिसीव करती है तो फिर उर्मिला जो है उसके पति अमित को फ़ोन करती है। अमित का भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो उर्मिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन संडे का दिन था, ऑलरेडी पहले ही वे लोग पिक्चर देखने जाने के लिए प्लानिंग करके रखे थे, लेकिन ना ही रिंकू फ़ोन उठा रही थी और ना ही उसका जो पति अमित था वह फ़ोन उठा रहा था। तो उर्मिला जो उसके घर से काफ़ी दूर पर नहीं रहती थी, बहुत नज़दीक ही रहा करती थी, इसलिए वह संडे का दिन था, फुर्सत में थी, तो वो उस रिंकू के घर चल जाती है कि क्योंकि एक दिन पहले ही वे लोग प्लान करके रखे थे और सुबह रिंकू फ़ोन नहीं उठाती, उसका हस्बैंड भी फ़ोन नहीं उठाता, तो उसको शक होता है। जब घर पहुंचती है काफ़ी दरवाज़ा खटखटाती है, कोई भी बाहर नहीं निकलता। फिर वह घर के बाहर जो खिड़की रहता है उससे झाँकती है, तो उसको कुछ अंदेशा होता है कि घर के अंदर जो है शख्स है, लेकिन कोई जो है घर खोल नहीं रहा है। फिर वह जो है पुलिस को तुरंत फ़ोन करती है, पुलिस आती है, उसके बाद फिर उस रिंकू के घर का दरवाज़ा खोलती है, पुलिस अंदर एंट्री होती है, और जब एंट्री होती है साथ में जो आस पड़ोस के लोग थे, पुलिस आने के बाद वे लोग भी इकट्ठा हो गए थे, और साथ में जो उर्मिला थी रिंकू की सहेली, वह भी घर में प्रवेश करती है और देखती है कि जो है रिंकू का शव जो है उसके बेडरूम में पड़ा हुआ है। फिर पुलिस दूसरे रूम में दाखिल होती है तो देखती है कि वहाँ पर जो रिंकू का पति अमित भारद्वाज है वह खुद पंखे से फांसी लगा करके उसका शव लटक रहा है। साथ जब पुलिस कमरे का छानबीन करती है और तलाशी लेती है तो उसी अमित के जहाँ फांसी लगाया था जिस रूम में, उस रूम में एक टेबल के पास सुसाइड नोट लिखा हुआ रहता है। अब पुलिस के लिए एकदम सिंपल केस था कि कत्ल का केस है, रिंकू का कत्ल किया उसके पति ने और खुद वह फांसी लगा लिया। सुसाइड, क्योंकि सुसाइड नोट रहता, सारी चीज़ वहाँ पर पुलिस को एविडेंस के तौर पर मिल जाता है, और ज़्यादातर इस तरह के जो सुसाइड नोट जिसमें लिखे रहते वह एक तरह से पुलिस के लिए सॉल्व केस रहता है, उसमें पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। के सामने जो सुसाइड नोट रहती है और जब पुलिस उस सुसाइड नोट को पढ़ती है तो उसमें ही लिखा था कि अमित लिखता है कि उसका जो है शादी के 1-1.5 साल हो गए थे, और इन 1-1.5 सालों में कभी भी उन लोगों के बीच में, यानी रिंकू और अमित भारद्वाज के बीच में पति पत्नी जैसा कभी कोई रिलेशन बना नहीं। हमेशा रिंकू जो है फ़ोन से ही बिजी रहा करती थी, और उसके जीवन में किसी मेरे अलावा कोई और शख्स था। और इसी शक को वह कंफर्म करने के लिए जब शक बहुत बढ़ गया तो कोई ऐसा उसके पास एविडेंस था नहीं सिवाय फ़ोन पे बात करने के अलावा और रिंकू का चैटिंग में बिजी रहने के अलावा। तो वह एक दिन मार्च के ही दिन में, जिस दिन संडे था, 2008 का जो संडे का दिन था, उसी दिन जो है वह रिंकू के कमरे में चुपके से हिडन कैमरा सेट कर देता है जब रिंकू घर में नहीं रहती है। और जब रिंकू घर वापस आती है तो जब वो फ़ोन पर बात करती है, चैट मैसेजेस करती है, तो सारी चीज़ें उस कैमरा में, वर्ड्स जो वो बोलती है उसके साथ, और सारा उसका एक्टिविटी उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। और अमित जो है उस कैमरा का जो है कनेक्शन उसी के लैपटॉप से कर दिया रहता है। सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाने के बाद कुछ समय के बाद फिर वह उसके रूम में जाता है रिंकू के, और उससे लैपटॉप मांगता है, या बोल करके उसका कि नेट नहीं चल रहा या फिर उसका लैपटॉप प्रॉपर काम नहीं कर रहा। और जब वह कैमरा फिट कर रहा था तभी वह डिसाइड कर लिया था कि इस रिकॉर्डिंग में ही रिंकू और अमित दोनों का ज़िंदगी लिखा हुआ है। अगर कैमरा में उस तरह का कोई भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा मैरिटल का मिलता है तो वह रिंकू का कत्ल कर देगा और खुद भी आत्महत्या कर लेगा। और अगर कुछ भी वैसा नहीं मिलता है तो जैसा रिलेशन उन लोगों का चल रहा है वैसे ही चलेगा। अमित जो है उस कैमरा को सेट करने के समय ही यह मेंटलिटी, मतलब उस तरह का माइंड मेकअप कर लिया था। कैमरा लगाने के बाद जब वह फिर लैपटॉप मांगता है और जब वह देखता है तो उसमें सारी वो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी कि वो अपने किसी शख्स से, किसी फ्रेंड से बात कर रही है, और इस तरह से बात करी है कि जो एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। जो अमित का शक था वह हकीकत में बदल जाता है। वह दोबारा रिंकू के कमरे में जाता है, उससे पूछने लगता है। शुरुआत में जो है रिंकू उस इल्ज़ाम से इनकार करती है, लेकिन अमित जो है वो लैपटॉप लाता है और उसका वो सारा रिकॉर्डिंग उसको दिखा देता है। अब रिंकू के पास जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा रहता नहीं है।
अमित जो है रिंकू को वही शर्त याद दिलाता है जो शादी के पहले रिंकू ने अमित के सामने रखी थी कि शादी के बाद अगर उसका किसी और के साथ रिलेशन हुआ तो वह उसका कत्ल कर देगी और ख़ुद आत्महत्या कर लेगी। तो अमित रिंकू को यही बोलता है कि शर्त वही है, सिर्फ कैरेक्टर चेंज हो गया, अभी मैं तुम्हारा कत्ल करूँगा और ख़ुद आत्महत्या करूँगा। और फिर अमित वैसा ही करता है, तकिए का मदद से वह रिंकू का गला घोट देता है, उसका सांसें रोक देता है और उसका जो है जान ले लेता है। फिर जो है वो अपने कमरे में जाता है, सुसाइड नोट लिखता है, सारा वाक़या लिखता है कि उसने क्यों और किस कारण से कत्ल किया है और कैसे कत्ल किया, और सारा चीज़ सुसाइड नोट लिखने के बाद जो है वो अपने ही कमरे में वह पंखे से फांसी लगा लेता है। तो इस तरह से आज की कहानी यही थी। बाद में पुलिस के सामने सिंपल केस था, सारा एविडेंस, और क्योंकि कातिल जो था वह खुद अमित था, उसी ने कत्ल किया था और बाकायदा जो है सुसाइड नोट भी लिखा था, तो इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लायक था नहीं। बाकी पुलिस दोनों का शव लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और हत्या का मुकदमा दर्ज करती है, क्योंकि कातिल खुद अमित था और वह खुद इस दुनिया से जा चुका था। तो पुलिस के लिए जो है सिंपल एंड केस था, जो साफ तौर पे सुसाइड नोट से बयां हो रहा था कि किस तरह से कत्ल को अंजाम दिया गया और क्यों फांसी लगाई गया। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।